Okay. ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। Okay. अब देखो माइक्रोसॉफ्ट क्या है, वो भी एक प्रकार का कंपनी है ना, Yes. वो हर जगह बिजनेस करती है। अब ये अगर तुमको समझ में आ गया ना तो तुमको AWS भी बिल्कुल सेम पैटर्न है उसका, ठीक है। Okay. अब माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस कैसे करती है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड को ना अलग अलग ज्योग्राफी में बांट दिया है। ज्योग्राफी जैसे कि यूएस, ज्योग्राफी जैसे कि इंडिया, India. अब इन सारे जगहों पे इसको माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, इसको माइक्रोसॉफ्ट बोलता है जियोग्राफी। कोई भी बड़ी कंपनी में जाओगी ना तो तुमको यही वाला फंडामेंटल मिलेगा, है ना। वो ज्योग्राफी बनाते हैं, फिर हर ज्योग्राफी का एक CEO होता है ना, उसका वाइस प्रेसिडेंट होता है, उसकी अपनी बिलिंग साइकिल होती है, मतलब सब कुछ उसका अपना होता है। तो इन सबको माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है, ज्योग्राफी। ठीक इसी तरह AWS भी सेम किया हुआ है, उसने भी ज्योग्राफी बनाया हुआ है। इंडिया एक अलग ज्योग्राफी है, और USA अलग ज्योग्राफी है, मिडिल ईस्ट अलग ज्योग्राफी है, EMEA अलग ज्योग्राफी है, यूरोप अलग ज्योग्राफी है, करेक्ट है ना। ऑस्ट्रेलिया अलग ज्योग्राफी है। तो इन सारे ज्योग्राफी के अंदर में अब वो क्या बोलता है कि हम अगेन फर्दर डिवाइड करने के लिए, बेटर बिजनेस मैनेजमेंट करने के लिए उसने हर ज्योग्राफी में अपना रीजनल ऑफिस बनाया हुआ है ना, जिसको रीजन बोलता है। Okay. ठीक है, जैसे कि US में जो उसने रीजन बनाया है, ये क्यों बनाता है, ताकि उनका बिजनेस मैनेजमेंट आसान हो। Yes. उसी तरह इंडिया में भी उन्होंने रीजन बनाया हुआ है। जनरली ये लोग रीजन को ना, ये लोग बोलते हैं ईस्ट, ईस्ट US, Yes. वेस्ट US, West US. सेंट्रल US, याद है तुमको यहाँ पे जब तुम इसमें जाती हो AWS में, तो तुमको मिलता है नॉर्थ वर्जीनिया, Yes. ओहियो, है ना, Yes. Yes. है ना। तो उसी तरह इन्होंने रीजन बनाया हुआ है। उसी तरह इंडिया में भी इनका है साउथ, वेस्ट और सेंट्रल। साउथ इंडिया में सबसे पहला डेटा सेंटर उन्होंने साउथ में ही खोला था, ठीक है। अब हर रीजन में ना एक डेटा सेंटर तो होना ही होना है। Yes. तो हर रीजन में इन्होंने क्या किया हुआ है, एक डेटा सेंटर जरूर बनाते हैं, Physical. है ना, तभी वो रीजन बनता है। तो वो डेटा सेंटर फिजिकल होता है। फिजिकल होता है, हाँ। Okay. हर रीजन में एक एक डेटा सेंटर होना ही होना है, तभी वो रीजन है, वरना नहीं है। देखो इंडिया में नॉर्थ रीजन नहीं है, क्योंकि वहां उधर डाटा सेंटर नहीं बनाया अभी तक, Okay. है ना। दिल्ली नोएडा में कहीं डेटा सेंटर नहीं है, बात हो रही है बट ये बनाया नहीं है। तो इन डेटा सेंटर को ना, सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफी, इसको हम लोग बोलते हैं रीजन, और इनको हम लोग बोलते हैं, जो नीचे वाला है उनको हम लोग बोलते हैं डेटा सेंटर, डेटा सेंटर. या इनको हम लोग बोलते हैं अवेलेबिलिटी जोन। Zone.
अब ये बताओ, ये जो तुमको हम दिखा रहे हैं ये किसका है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है, AWS का है कि गूगल का है? माइक्रोसॉफ्ट। ये सबका है, ये सबका है। क्योंकि सारी कंपनी है ना। तो सबका यही फंडामेंटल है, सब पहले ज्योग्राफी बनाते हैं, फिर रीजन बनाते हैं, फिर उसके अंदर में डेटा सेंटर बनाते हैं, है ना। ओके। अब तुम गूगल पे जाते हैं और यहाँ लिखते हैं AWS .amazon.com, क्लिक किया इसको, नीचे आओ, ये दिखा तुमको? यस। अभी क्या बोल रहा है, वर्ड क्या यूज कर रहा है देखो, वर्ड क्या यूज कर रहा है? रीजन, है ना, रीजन। करेक्ट। तो इनका भी रीजन है। कितने रीजन इनके पास टोटल? 24 जियोग्राफिक रीजन। और कितने अवेबिलिटी जोन है? अवेबिलिटी जोन का मतलब डेटा सेंटर। डेटा सेंटर्स क्लियर हो गया? 77। यस। है ना। तो इंडिया में इनका कितना डेटा सेंटर है? केवल एक है, मुंबई के अंदर। और कब लॉन्च हुआ था वो? 2016। उस मुंबई के अंदर में कितने डेटा सेंटर है? मुंबई इज अ रीजन, करेक्ट। 3। यस, मुंबई इज अ रीजन। इंडिया इज अ ज्योग्राफी, मुंबई इज अ यस। रीजन। उसके अंदर कितने जोन है, कितने डेटा सेंटर है? नीचे दिखा रहा है। 3। क्लियर हो गया? यस। हाँ हाँ। राइट। यस। सारे सारे, चाहे वो तुम माइक्रोसॉफ्ट में जाओ, चाहे तुम गूगल में जाओ, चाहे तुम AWS में जाओ, चाहे तुम अभी जो नया आ रहा है उसमें जाओ, सब में यही फंडामेंटल है। ओके। तो तुम यही थ्योरी तुम किसी भी पढ़ा सकते हो। ओके। ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने हैं? 24 ज्योग्राफिक रीजन है मात्र, और 77 डेटा सेंटर है, जबकि ये 21 साल से AWS बिजनेस में है। यस। है ना। अब हम लोग चलते हैं गूगल पे, इस पे अजियोर पे, यहाँ पे लिखो अजियोर रीजन। अब देखो यहाँ अजियोर का रीजन कैसे है। टोटल इन्होंने कितने तरह का रीजन बना रखे हैं? देखो कितने रीजन है। एशिया पैसिफिक, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया। अगर इंडिया पे क्लिक करेंगे तो कितने रीजन दिखाएंगे? सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया एंड वेस्ट इंडिया। ओके। क्लियर? ओके। है ना। अगर तुम और कहीं पे जाती हो, लेट से मैं बोलता हूं कि मेरे पास में एशिया पैसिफिक में ईस्ट एशिया है, जो कि हांगकांग के अंदर है। यस। साउथ ईस्ट एशिया में सिंगापुर के अंदर है ना। तो यस। ये क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास में, अब हम बोलते हैं यार मेरे को आप ना वो दिखाओ कि यूनाइटेड स्टेट में कितने रीजन है। तो यूनाइटेड स्टेट में देखो कितने रीजन है। सेंट्रल अगेन फिर से आ गया, यस। है ना। ईस्ट यूएस आ गया, ईस्ट यूएस 2 आ गया, उसी तरह वेस्ट यूएस है ना। तो यहाँ पे ना काफी सारे हैं, करेक्ट। और सब में कितने जोन है? 3। क्लियर हो गया ये? यस। है ना। तो यही फंडामेंटल कहाँ पे भी है? यही फंडामेंटल तुम्हारा AWS में भी है। यस। है ना। रीजन है, फिर उसके अंदर में अवेबिलिटी जोन है, राइट। जैसे कि मुंबई के अंदर में हमारा 3 अवेबिलिटी जोन है ना। यस। तो सेम थ्योरी तुम चाहे ऊपर खाली बदल दो और उसको AWS में भी पढ़ा दो, सेम फंडामेंटल। यस। अब 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 क्या होता है कि अगर हम एक डेटा सेंटर मात्र खोलते हैं तो कस्टमर ये बोलता है यार एक डेटा सेंटर है तुम्हारा मात्र, अगर वो डाउन हो गया, उस पे एटम बम गिर गया, आग लग गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो मेरा डेटा गया। यस। तो बाद में पैसे देके क्या करेगा? मेरा डेटा चला गया ना। यस। करेक्ट। तो इसके लिए क्या होता है कि जितनी भी बड़ी क्लाउड प्रोवाइडर हैं वो क्या करते हैं, वो हर रीजन में 3 डेटा सेंटर बनाते हैं। अब 3 ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये सारे के सारे टायर 4 डेटा सेंटर है।
टायर 4 जो डेटा सेंटर होता है ना, उसमें 3 होने ही होने चाहिए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो 4 किलोमीटर का मिनिमम होना चाहिए। ओके यानी एक डेटा सेंटर की बिल्डिंग और दूसरे डेटा सेंटर की बिल्डिंग में 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ठीक है। ओके सेम इसी तरह इन्होंने वेस्ट यूएस में भी बना रखा है। 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है ना, 3 से ज्यादा डाटा सेंटर 4 में नहीं दिया हुआ। जो डेटा सेंटर लोग बनाते हैं ना, उसमें उसमें 3 दिया हुआ है, तो सब में 3 डेटा सेंटर बना रखे हैं। तो इनका पूरा आर्किटेक्चर कैसे हो गया? जियोग्राफी, रीजन रीजन एंड अवेलेबिलिटी जोन, जिसको डेटा सेंटर बोलते हैं। ओके मिनिमम कितने डेटा सेंटर होने चाहिए? 3 हाँ, मिनिमम 3 मिनिमम 1 डेटा होगा तभी सेंटर। रीजन बनेगा। ओके लेकिन हाई अवेलेबिलिटी के लिए कितने डेटा सेंटर बना सकते हैं आप? 3। 3 ओके आपके पास करोड़ों रुपया भी है तो भी आप 3 से ज्यादा डेटा सेंटर नहीं बना सकते, ओके क्योंकि ये सारा डेटा सेंटर कौन सा है? टायर 4 डेटा सेंटर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? टायर 4 तो जैसे घर में जो बनाते हैं ना, उसको हम लोग यस बोलते हैं टायर 1। जो ऑफिसेस में बनता है उसको बोलते हैं टायर 2। ठीक है। ओके हर डेटा सेंटर का अपना पूरा एक सिक्योरिटी नॉर्म होता है, अपना क्लास होता है, राइट? तो सर ये 4 मतलब 4 किलोमीटर्स। टायर 4 का मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा डेटा सेंटर पूरा सिक्योर होना चाहिए। अच्छा ओके तो कैसे कैसे हो गया, फिर से देख लो। ज्योग्राफी है, रीजन है, और डेटा डेटा सेंटर। सेंटर अवेलेबिलिटी जोन। हाँ करेक्ट। अब मैं तुमको एक डेटा सेंटर को, एक एक अवेलेबिलिटी जोन को बाहर निकालता हूँ। अब लेट से कि तुम कस्टमर हो, तुमने क्या किया हुआ है, तुमने 100 सर्वर बनाए हुए हैं। तो 100 सर्वर अगर एक ही डेटा सेंटर में रहेगा और कहीं डेटा सेंटर बंद हो गया तो तुम्हारा 100 सर्वर चला जाएगा, है ना? यस अब फ्लिपकार्ट है, उसका तो बिजनेस ही बंद हो जाएगा बेचारे का, बिग बिलियन डे बताया हुआ है, और जब कस्टमर लॉग इन करने जा रहा है तो बोलता है जी फ्लिपकार्ट तो अवेलेबल ही नहीं है। यस करेक्ट ना? तुमको करेक्ट तो करोड़ों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ना सिर्फ करोड़ों का नुकसान हो बल्कि कस्टमर का ट्रस्ट भी टूट जाएगा कि यार पता नहीं कैसा वेबसाइट है, हमेशा डाउन ही रहता यस है ना? तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि वो सपोज 100 सर्वर है तो 40 सर्वर यहां बना दिया, कुछ सर्वर यहां बना दिया, और कुछ सर्वर यहां बना दिया। अब अगर एक डेटा सेंटर गया तो ऐसा थोड़ी ना कि दूसरा डेटा सेंटर चला जाएगा, यस है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं जोन रिडंडेंसी। ओके ठीक है। अब ओके जोन रिडंडेंसी एडब्ल्यूएस में कैसे बनाते हैं हम लोग? और जोन रिडंडेंसी क्यों बनाया जाता है? ताकि अगर एक डेटा सेंटर बैठ गया तो तो बाकी अवेलेबल रहे। हाँ, तो भी तुम्हारे बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यस अब देखो हम यहाँ पे अगर EC2 बनाते हैं, तुमको इमेज पता है ना कि एक इमेज बनाते हैं, वो हम 4 बार डिप्लॉय कर सकते हैं ना, सेम यस सर्विसेस आ जाएगी उसके अंदर।
यस यस। ना। तो मान के चलो तुम्हारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज बनाया हुआ है जिसमें सब कुछ पहले से डिफाइन है। तुम क्या करोगी, लॉन्च डेटाबेस में जाओगी, लॉन्च सर्वर में जाओगी, अपना AMI सेलेक्ट करोगी, राइट, यस। है ना, माई AMI। तो अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो अभी हम क्विक स्टार्ट AMI लेके तुमको दिखाते हैं। अब सपोज मान के चलो ये मेरा AMI है जिसमें मेरा सारा सेटिंग किया हुआ है। इस सर्वर को मुझे अलग अलग जोन में लॉन्च करना है। तो ये जो नॉर्थ वर्जीनिया वगैरह दिख रहा है, ये क्या है, ये रीजन्स है, ठीक है ना। अब मैंने ये सर्वर लिया, नेक्स्ट किया। देखो यहाँ पे बताओ कहाँ पे मेरे को दिखाता है कि अवेलेबिलिटी जोन क्या है हमारे पास, ये दिखा रहा है? नहीं। ये देखो ना। हाँ हाँ, सबनेट। देखो ये बोर्ड क्या लिखता है, देखो ये डिफॉल्ट सबनेट इन एनी अवेलेबिलिटी जोन। यस। अब क्लियर हो गया। यस। तो हम क्या करेंगे, 10 सर्वर यहाँ बना देंगे, ओके 10 सर्वर दूसरे वाले में बना देंगे, ओके 10 सर्वर तीसरे वाले में। ओके। क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये जो इसको जिसको तुम सबनेट बोलती हो ना, बेसिकली में क्या है, वो अवेलेबिलिटी जोन है। ओके ओके। ठीक है। अब अगर तुम मुंबई लेती है तो कितना दिखाएगा? 3। क्यों? वहां पर 3 अवेलेबिलिटी जोन्स हैं। हाँ, तुमने देखा था ना डायग्राम में 3 दिखा रहा था, राइट। हाँ। इसीलिए जब हम मुंबई लेते हैं तो मेरे को 3 ही दिखाता है, ये पता है तुमको ना। मिक्स कर रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो यहाँ 3 ही दिखाता है ना। यस। ये तीनों 3 डेटा सेंटर है, ध्यान देना। हाँ हाँ। क्लियर, राइट। सो जब हम अज्योर पे जाते हैं तब हम कैसे करते हैं, अब अज्योर पे जाएंगे, हम एक सर्वर बनाएंगे, तो हम उनको बताएंगे, अब लेट्स से कि मेरा ये वर्चुअल मशीन है, ऐड करते हैं वर्चुअल मशीन। नीचे देखो ये आता है ना। अगर हम यहाँ पे ईस्ट यूएस देते हैं तो हमें 3 दिखाई देगा। ये देखो ये है ना अवेलेबिलिटी जोन। क्लिक करोगी तो यहाँ तुमको 3 दिखाई देगा, 1 2 3। एक तो 10 सर्वर हम एक में बनाएंगे, अगला 10 सर्वर हम 2 में बनाएंगे, अगला 10 सर्वर हम थर्ड में। समझ में आ गया तुमको? यस करेक्ट। क्योंकि ईस्ट यूएस हमने लिया हुआ है। अब ध्यान देना, इंडिया में इनका हर जगह एक ही डेटा सेंटर है। इंडिया में इन्होंने अवेलेबिलिटी जोन अभी तक नहीं बनाया है। ओके। ठीक है। तो अगर तुमने इंडिया गलती से भी ले लिया, मान के चलो हमने ले लिया वेस्ट इंडिया या साउथ इंडिया, तो तुमको यहाँ अवेलेबिलिटी जोन नहीं दिखेगा। लेट्स से साउथ इंडिया में अवेलेबिलिटी जोन का कंसेप्ट ही खत्म कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे एक ही डेटा सेंटर इनकम है, एक ही। हर जगह पे एक एक है तभी रीजन बनता है ना। यस। तो अगर मैं बोलता हूं, देखो वापस आते हैं उसी डायग्राम में। इंडिया में देखो, ये इंडिया में क्या बता रहा है, अवेलेबिलिटी जोन अभी सेंट्रल इंडिया में 2021 में आएगा। ओके। अभी बना रहा है, तो अभी एक ही डेटा सेंटर है। ओके। है ना। इस बारे में कभी कभी AWS और माइक्रोसॉफ्ट में बड़ा फाइट हो जाती है। अब AWS वाले जाके बोलता है सर अभी तो वहां पे अवेलेबिलिटी जोन है नहीं, अगर आपने गलती से सर्वर बना दिया और डेटा सेंटर अगर बैठ गया तो क्या करोगे? करेक्ट। लेकिन सर AWS वालों का तो है ना मुंबई में। AWS का जो कि 3 है, तो बताता है देखिए सर हमारे यहाँ तो 3 है ना, आप 3 कॉपी बना सकते हो। हाँ। बट माइक्रोसॉफ्ट वाला तो है ही नहीं आपके पास, उसमें एक ही डेटा सेंटर है तीनों रीजन में। यस। समझ में आ गया? यस। तो उस केस में माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि ठीक है मेरे पास एक ही डेटा सेंटर है बट मेरे पास 3 रीजन है। हाँ, उसके पास रीजन एक ही है। तो तुम जोन रिडंडेंसी के बजाय तुम रीजनल रिडंडेंसी भी कर सकती हो। ओके। यानी कि एक डेटा तुम यहां से यहां भी रख सकती हो कॉपी। करेक्ट। करेक्ट। समझ में आ गया?
तो ये क्या बोलता है माइक्रोसॉफ्ट वाले जो सेल्स वाला बंदा है वो जाके ये बोलता है कि ठीक है हमारे पास में एक रीजन में एक ही डेटा सेंटर है अभी, अगले साल तो वो भी 3 हो जाएंगे, करेक्ट, 2 अभी बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी आप सेफ हैं क्योंकि आप चाहे तो चेन्नई का जो भी डेटा है वो मुंबई में रख लीजिए, मुंबई का डेटा है जो में रख लीजिए। ओके, राइट, तो कभी अगर मान के चलिए कि चेन्नई में बाढ़ आ गया और पूरा चेन्नई डूब गया तो भी आपका डेटा सुरक्षित है। हाँ, बट AWS क्या करेगा, अगर मान के चलो मुंबई में बाढ़ आ गया तो तीनों डेटा सेंटर चला गया ना, तीनों जाएगा। हाँ, करेक्ट, वो तीनों तो मुंबई में ही है, तीनों मुंबई में ही है। आप समझा है? तो ये मतलब दोनों तरफ अभी प्लस माइनस है, लेकिन अगले साल ये चीजें खत्म हो जाएगी क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट हर रीजन में अपना डेटा सेंटर बनाने जा रहा है, 3 डेटा सेंटर बनाने जा रहा है, अभी तो एक बनाया हुआ है, राइट, लिखा है ना 2021 में आ रहा है, ओके, है ना, यस, करेक्ट। सो ये आर्किटेक्चर माइक्रोसॉफ्ट ने क्यों दिया है या कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर क्यों देता है, क्योंकि वो बोलता है कि यार एज ए कस्टमर हमारे पास में 10 ही सर्वर है, अब 10 सर्वर के लिए हम 4 डेटा सेंटर तो नहीं बनाने वाले, तो हम ऐसा जगह चलते हैं जहां पे ऑलरेडी डेटा सेंटर बनाया हुआ है और वो हमें हाई अवेलेबिलिटी देंगे ताकि ये हमारा DR सेंटर बनाने का काम ही खत्म हो जाए, है ना, वरना तुमको अपना DR बनाना पड़ेगा, अपना डेटा सेंटर। एक जब मुझे याद है जब चेन्नई में बाढ़ आया था ना तो सारे कस्टमर रो रहे थे जिनका कोई भी डिजास्टर रिकवरी साइट नहीं बना हुआ था, ओके, क्योंकि उनका डेटा सेंटर डूब गया है ना, उनका बिजनेस बंद हो गया था। हाँ, तो सर उस टाइम पर कोई रिडंडेंसीज नहीं थी? हाँ, क्योंकि उन्होंने लोकल बनाया हुआ था, अज्योर पे थे नहीं वो लोग, AWS पे थे नहीं वो लोग। अच्छा, ओके। अब वो जब वो बाढ़ आया तो सब डेटा सेंटर लेके बैठ गया, सब डुबा दिया उसने, केवल वही कस्टमर बचे जिन्होंने अपना एक और डेटा सेंटर बेंगलोर में या हैदराबाद में या दिल्ली में बनाया हुआ। ओके, बट एक और डेटा सेंटर बनाने में करोड़ों खर्च होता है ना। हाँ, अब 10 सर्वर के लिए एक बड़ा डेटा सेंटर क्यों बनाएंगे हम? यस, ये क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना? हाँ सर। माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि हम आपको रीजनल रिडंडेंसी दे रहे हैं, हाँ, हम आपको जोन रिडंडेंसी भी दे रहे हैं। हाँ, बट सर अभी नहीं दे रहा ना माइक्रोसॉफ्ट जोन रिडंडेंसीज? अभी इंडिया में नहीं दे रहा है। हाँ, अभी इंडिया में नहीं दे रहा है। ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि हम आपको रीजनल रिडंडेंसीज दे रहे हैं। कुछ कंट्री के लिए वो क्या बोलता है कि आप ज्योग्राफिक रिडंडेंसी भी ले सकते हैं। ओके, मतलब यूएस का डेटा इंडिया में, बट अभी चक्कर क्या हो गया है कि हर कंट्री ना अपना अपना एक रूल लेके आ गया है कि हमारे कंट्री का डेटा बाहर नहीं जाएगा। हाँ, है ना, तो वो जो साइबर सिक्योरिटी लॉ है उसके चक्कर में अभी माइक्रोसॉफ्ट ज्योग्राफिक रिडंडेंसी नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, हाँ, कोई भी उस रूल को वायलेट नहीं कर सकता, करेक्ट ना? यस, करेक्ट। सो इसका मतलब ये हुआ कि जोनल रिडंडेंसी, सॉरी जियोग्राफिक रिडंडेंसी भी हो सकता है, जियो रिडंडेंसीज ओनली पॉसिबल व्हेन टू फ्रेंडली कंट्री have the data center. फॉर एग्जाम्पल यूएस और कनाडा के बीच में जोन रिडंडेंसी हो जाता है क्योंकि यूएस और कनाडा दोनों आपस में फ्रेंडली कंट्री है और वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हमारा डेटा तुम्हारे तक जा सकता है, तुम्हारा डेटा हमारे तक आ सकता है। अच्छा, ओके। मगर इंडिया और यूएसए नहीं देता जोनल रिडंडेंसी, क्योंकि इंडिया बोलता है भैया मेरा डेटा बाहर नहीं जा सकता, यूएस वाला ही बोलता है मेरा डेटा मेरे कंट्री के बाहर नहीं जा सकता। क्लियर हो गया ना सब? यस, 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 है ना? सो माइक्रोसॉफ्ट ने कैसे डिफाइन किया हुआ है ज्योग्राफिक रीजन और अवेलेबिलिटी जोन। ये इसलिए किया हुआ है ताकि हम तुम्हारे जैसा कस्टमर अगर कोई आता है तो वो अपना बिजनेस चलाने के लिए हर तरह के रिडंडेंसीज लेके बैठेगा कम कीमत पे, उसको कोई डेटा सेंटर नहीं बनाना, उसको पूरा रिडंडेंसीज मिल गया। यस, है ना?
अब Yes. हम एक डेटा सेंटर पे जाते हैं। अभी हमने तुमको एक जोन दिखाया, अब मैं तुमको एक डेटा सेंटर उठाता हूँ। लेट्स से ये मेरा डेटा सेंटर है, ठीक है। अब इस डेटा सेंटर पे क्या होगा, ये हमारा डेटा सेंटर है। डेटा Physical. सेंटर में पता है ना कि रैक लगते हैं। हाँ, physical ना सर? हाँ, फिजिकल। हाँ. इसमें पता है ना रैक्स लगते हैं, रैक्स। रैक देखा है कभी? नहीं. हम अपने YouTube पे आना, यहाँ वीडियो में आके लिखना डेटा सेंटर। Okay. ये देखो, ये दिखा रहा है ना पहला, हाउ टू बिल्ड अ डेटा सेंटर। Yes. इस वीडियो को 2 मिनट के लिए देखो। ये रैक्स है। Okay. इसी रैक में सर्वर, स्टोरेज, स्विच सब रखा जाता है। तो इस तरह से एक फ्लोर में 100 रैक्स, 200 रैक, अगर 3 फ्लोर की बिल्डिंग है तो इस तरह से वो लोग रैक्स लगाते हैं। Okay. ठीक है। Yes. फिर इसमें वायरिंग होती है पूरे रैक्स में, नेटवर्क की वायरिंग होती है, पावर केबल की वायरिंग होती है ना। हर रैक एक अलग नेटवर्क से कनेक्ट होता है, अलग नेटवर्क स्विच से कनेक्ट होता है, और हर रैक अलग पावर सोर्स से कनेक्ट होता है, वो यूपीएस वगैरह लगे रहते हैं। फिर ये सर्वर है, ये जो दिख रहा है ना तुमको, Yes. ये सारे सर्वर्स हैं। इनको हम लोग रैक माउंटेड सर्वर बोलते हैं। ये सारे सर्वर को टेस्ट किया जाता है पहले। ये नया पैक आएगा, जैसे आईबीएम का सर्वर है, एचपी का सर्वर है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट में मोस्टली तुमको एचपी के सर्वर मिलेंगे। अच्छा. Okay. उन्होंने एक ही बार में करोड़ों करोड़ों सर्वर खरीद रखे हैं। अब देखो ये सर्वर लगाना शुरू कर दिया, देख रही हो, Yes. है ना। ये सारे सर्वर लगते चले जा रहे हैं। ये सर्वर है, नीचे स्टोरेज रखा हुआ है, उसी के नीचे स्विच रखा हुआ है, एक ही रैक में। Okay. तो एक रैक में Yes. 10 सर्वर लगभग लगते हैं, 8 से 10। Yes. और ये डेटा सेंटर तुम्हारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, Okay. Okay. है ना। ये वीडियो को देख लेना गौर से। हाँ. तो अब है ना, अभी क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया हुआ है, जैसे सबका डेटा सेंटर बनता है उसके इनका भी डेटा सेंटर बना हुआ है। इन्होंने रैक लगाया हुआ है, 1 रैक, 2 रैक, 3 रैक। फिर उन्होंने लगाया हुआ है 1 रैक, 2 रैक, 3 रैक। तो जनरली ये 3-3 रैक का एक वो बनाते हैं, राइट। इन 3 रैक्स के बंडल को, इन 3 रैक के बंडल को वो लोग मैनेजमेंट जोन बोलते हैं। Okay. हर जोन का एक इंचार्ज होता है ना। Okay. सो ये मैनेजमेंट जोन 1 हो गया, तो ये तुम्हारा मैनेजमेंट जोन 2 हो गया। ये सारे मैनेजमेंट जोन एक सॉफ्टवेयर से कंट्रोल होते हैं। Okay. ठीक है। अब Yes. हर जोन में ये जो रैक लगा हुआ है ना, हर रैक एक अलग पावर सोर्स से कनेक्ट होता है। मान के चलो ये यूपीएस से कनेक्टेड है, और हर रैक एक नेटवर्क स्विच से कनेक्टेड होता है। गुड। अब एक बात बताओ, अगर कभी गलती से यूपीएस डाउन हो गया तो क्या होगा?
नैना शौर्य कॉल कर रहे हैं। मतलब पावर सप्लाई ही नहीं है अगर, सिर्फ उसमें स्विच है तो हम एक्सटर्नल दे सकते हैं। नहीं, हाँ? उसमें स्विच वगैरह है, राउटर्स वगैरह है, तो फिर हम एक्सटर्नल दे सकते हैं। अरे जब नहीं, तुम्हारा पावर ही नहीं है तो इस रैक, ये तो पूरा रैक ही बंद हो गया ना। हाँ वो बंद हो जाएगा, तो फिर हम अलग से कहीं से पावर सप्लाई नहीं दे सकते। तो तब तक तो कस्टमर तो रोएगा ना जिसका डाउन हो गया है। हाँ हाँ तुम तो, वो तो ठीक है कि तुम पावर सप्लाई दोबारा कहीं से दे दोगी, बट तब तक तो डाउन टाइम आ गया ना। हाँ, तब तक के सडनली लिए। फ्लिपकार्ट ब्राउज कर रहे बंद हो गया है यस ना। यस। तो ये एक्चुअली, या अगर तुम्हारा पावर चल रहा है बट अगर स्विच बंद हो गया तो क्या होगा? स्विच में भी कभी कभी फॉल्ट आ जाता है ना। हाँ अगर स्विच का मदरबोर्ड खराब हो गया तो पता स्विच ही काम नहीं कर रहा है, तो जितने भी कस्टमर कनेक्टेड हो गए सारे डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। डिस्कनेक्ट। यस। करेक्ट। तो इस एक रैक को, हर रैक को वो लोग फॉल्ट डोमेन बोलते हैं विद इन द मैनेजमेंट जोन। हर रैक को क्या बोलते हैं? फॉल्ट डोमेन। मतलब फॉल्ट आ गया तो वो बंद हो जाएगा, राइट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फॉल्ट डोमेन। हर रैक एक फॉल्ट डोमेन है। ठीक है। तो हर रैक को हम लोग क्या बोलते हैं? वो लोग एक नंबर दे के रखते हैं। और नंबरिंग कैसे होती है? नंबरिंग होती है इनकी FD 0, फॉल्ट डोमेन 0, फॉल्ट डोमेन 1, फॉल्ट डोमेन 3, 2। ठीक है। फिर उसी तरह इस वाले जोन में भी वही हाल होगा, है ना। फॉल्ट डोमेन 0, फॉल्ट डोमेन 1 एंड फॉल्ट डोमेन 2। फॉल्ट डोमेन क्यों बोलते हैं? क्योंकि फॉल्ट आ सकती है। करेक्ट, आ सकता है, हाँ। है ना। अब इन सारे रैक में सर्वर लगे हुए हैं। सर्वर लगाते हैं हम लोग। ये सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है ना। यस। और सर्वर 4 है। हालांकि 10 सर्वर लगते हैं, हम 4 सर्वर लगा रहे हैं। ओके। तो मैनेजमेंट जोन के अंदर फॉल्ट डोमेन है ना। यस। अब ये लोग क्या करते हैं कि हर फॉल्ट डोमेन का पहले सर्वर को उठाते हैं। तो उन्होंने क्या किया? हर फॉल्ट डोमेन का जो टॉप सर्वर है उसको उठा लिया, और उसको ये लोग बोलते हैं अपडेट डोमेन। उसको क्या बोलते हैं लोग? अपडेट डोमेन। एक हो गया फॉल्ट डोमेन, एक हो गया अपडेट डोमेन। देखो अपडेट डोमेन का मतलब क्या होता है? देखो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, सब सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम डला होगा, है ना। हाइपर भी डला होगा। और तुमको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट हर 3 महीने में पैच निकालता है, है ना। जो तुम्हारे लैपटॉप पे पैच अपडेट नहीं होता है, हाँ। तो हर ओएस का पैच आता है, उसी तरह सर्वर ओएस का भी पैच आता है। यस। तो वो पैच अपडेट करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो सर्वर को शट डाउन करते हैं, क्योंकि जो पैच है वो इंस्टॉल होने के बाद एक बार रीस्टार्ट जरूर मांगता है। ओके। है ना। तुम्हारा लैपटॉप हुआ है रीस्टार्ट कभी पैच के कारण? नहीं। विंडोज इज अपडेटिंग। हाँ सर, विंडोज अपडेट तो कई बार हुआ, अपने आप ही होता है। हाँ होता है ना। हाँ। और वो बाद में रीस्टार्ट मांगता है। हाँ। ठीक है। तो अगर मान के चलो कि तुम्हारे पास में एक सर्वर है और उसमें पैच अपडेट हुआ है, तो रीस्टार्ट लेगा तो क्या होगा? उस पर जितने भी वीएम चल रहे होंगे सब बंद हो जाएंगे। हाँ। है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि वो एक बार में 3 सर्वर को एक साथ स्टार्ट करता है। ओके।
3 सर्वर को क्यों स्टार्ट करता है? क्योंकि अगर मान के चलो 1 लाख सर्वर है डेटा सेंटर के अंदर में, तो हर सर्वर को पैच करना पड़ेगा अगर नया पैच आया है तो। Yes. 1 लाख अगर एक सर्वर के पैच में लेट से 10 मिनट लगता है, तो 1 लाख हाँ। सर्वर के पैच में कितना टाइम लग जाएगा? बहुत टाइम लग जाएगा ना। हाँ. जब तक वो बेचारा पैच करेगा तब तक नया पैच माइक्रोसॉफ्ट रिलीज कर देगा। Yes. तो वो क्या करते हैं? बंच में करते हैं। 3 सर्वर, 8 सर्वर, 10 सर्वर का एक बंच बनाते हैं। उन बंच को क्या बोलते हैं वो लोग? अपडेट डोमेन बोलते हैं। Update domain. Okay. फिर वहां पे वो इस अपडेट डोमेन में एक साथ पैच मारते हैं, यानी कि जैसे ही वो पैच फेंकेंगे, इस अपडेट डोमेन में आके बैठेगा और तीनों सर्वर रीस्टार्ट मार देगा। तो उन्होंने क्या किया हुआ है कि हर सर्वर का वो ग्रुप बना दिए हैं। उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? वो अपडेट डोमेन। Update domain. अभी अपडेट डोमेन हो गया, ये भी अपडेट डोमेन हो गया, करेक्ट ना? Yes. अब हर अपडेट डोमेन का एक नंबर दे दिया उन्होंने। तो नंबर कैसे दे दिया उन्होंने? उन्होंने बोला ये अपडेट डोमेन 0 है, ये अपडेट डोमेन 1 है, ये अपडेट डोमेन 2 है। तो अपडेट डोमेन कितना हो सकता है? अपडेट डोमेन 20 हो सकते हैं। 20. हाँ, क्योंकि 10 सर्वर होता है ना, एक रैक में 10 सर्वर होता है। हाँ. है ना? हाँ. वो लोग 20 अपडेट डोमेन का ग्रुप बनाते हैं। Okay. ठीक है? तो एक डेटा सेंटर के अंदर में माइक्रोसॉफ्ट कैसे मैनेज करता है? 3-3 सर्वर के रैक को वो मैनेजमेंट जोन बनाता है ना? हर जोन पे एक अलग बंदा उसको हैंडल कर रहा होता है। लेट से इसको मिस्टर रवि हैंडल कर रहे हैं, है ना? तो अगर इस जोन में कोई प्रॉब्लम आया तो किसको पकड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट? रवि को, है ना? रवि. है ना? कि भाई रवि तुम्हारे वाले जोन में क्या प्रॉब्लम हो, करेक्ट? Yes. और फिर वो लोग क्या करते हैं कि वो फॉल्ट डोमेन बनाते हैं और वो अपडेट डोमेन बनाते हैं, Yes. करेक्ट? अब मान के चलो तुम एक कस्टमर हो, तुम ये बोलती हो कि ठीक है यार, अभी आपके पास एक ही डेटा सेंटर है, मान के चलता हूँ, बट अगर मेरे पास 10 सर्वर है, Okay. है ना? मेरे पास 10 सर्वर है। आपने क्या किया कि उन पूरे 10 सर्वर को आपने यहां पे डाल दिया। मैं इसको नीचे ले जाता हूं डायग्राम को। अब देखो यहाँ पे मैंने बोला मैं कस्टमर हूं, मेरे पास में 10 सर्वर है, सब एक ही तरह के, सब में एक ही चीज चल रही है ना? Okay. सो लेट्स से कस्टमर हैज 10 सर्वर। जब तुम सर्वर बनाती हो तो तुमको तो ये पता नहीं कि किस हार्डवेयर में जाके बैठ रहा है ना? हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने तुम्हारे ऑल 10 सर्वर को यहां बना दिया। Okay. 1 2 3 4 5 और मान के चलो दूसरा सर्वर उसने यहाँ फेंक दिया। Okay. 1 6, तो जहां जगह मिलेगा वहां बना देगा, है ना? Yes. अब मान के चलो कि ये तुम्हारा एक रैक बैठ गया, तो कितने सर्वर गए तुम्हारे? 9 सर्वर्स तो और थे ना उसमें। यानी एक रैक के एक सर्वर में 5 सर्वर है, 5 VM हाँ. बना दिए। हाँ. हाँ. दूसरे रैक के दूसरे एक सर्वर सर्वर. में अगला 5 बना दिया। हाँ. अब इस रैक में कोई गड़बड़ हो गई, पावर चला अच्छा. गया, तो Okay. कितने सर्वर गए तुम्हारे? 5. 5 गए, बट 5 फिर भी बचे हैं, राइट? हाँ. है ना? सो बट इस पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है 10 सर्वर तुम्हारा इसी पे बना दिया, तब तो गए तुम काम से, फिर तो गए। हाँ. है ना? इससे बचने के लिए माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है? माइक्रोसॉफ्ट ये बोलता है कि हम आप मुझे बताइए कि आप अपने सर्वर को कैसे अरेंज करना चाहते हैं, हम अरेंज करके देंगे आपको। अच्छा, तो हम खुद रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं।
आप डिसाइड कीजिए। तो आपने क्या बोला कि यार माइक्रोसॉफ्ट आप मेरे को 3 फॉल्ट डोमेन दीजिए। ओके और 5 अपडेट डोमेन दीजिए। ओके एक किसने बताया? एज ए कस्टमर, राइट? कस्टमर है ना? सो एज ए कस्टमर you can tell Microsoft you need 3 fault domain and and 5 5 update update domain। अब ये तुम कैसे बताओगी माइक्रोसॉफ्ट को कि भैया मेरे को 3 चाहिए और 5 चाहिए? इसके लिए कौन सा फीचर यूज करते हैं हम लोग? इसके लिए फीचर यूज करते हैं अवेलेबिलिटी सेट। ओके ठीक है? ओके सो जब हम यहाँ अज्योर पे आओगी, यहाँ पे सर्च में जाकर क्लिक करोगी तो तुमको मिलेगा यहाँ अवेलेबिलिटी सेट दिख रहा है। यस तो जब अवेलेबिलिटी सेट पे जाके तुम क्लिक करोगी कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो तुमको यहाँ बताना पड़ता है कि तुम्हारा फॉल्ट डोमेन कितना है। ओ दिख रहा है ना? यस फॉल्ट डोमेन कितना है? मैक्सिमम update. कितना हो सकता है? 3, करेक्ट? 3 और अपडेट डोमेन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 20। 20 क्लियर हो गया ना? यस ये तुमको बताना पड़ेगा, तुम बताओगी उसके बाद ही तुमको यहाँ पे डिसीजन देना है, राइट? ओके अब सपोज कि तुम्हारे पास में 20 सर्वर है, वही पुराना वाला सिनेरियो लेते हैं, या लेट्स से तुम्हारे पास 10 सर्वर है। तुमने कितना लिया हुआ है? फॉल्ट डोमेन 3 फॉल्ट डोमेन और 5 अपडेट डोमेन। तो माइक्रोसॉफ्ट कैसे बनाएगा तुम्हारा सर्वर? वो पहले उठाएगा, पहला सर्वर यहाँ बनाएगा, दूसरा सर्वर यहाँ बनाएगा, सेकंड रैक के सेकंड सर्वर पे, क्योंकि वो अपडेट डोमेन चेंज कर देगा तुम्हारा। अच्छा अच्छा ओके तीसरा कहाँ बनाएगा? यहाँ बनाएगा। थर्ड ओके चौथा कहाँ बनाएगा? यहाँ बनाएगा। पांचवा कहाँ बनाएगा? यहाँ बनाएगा। छठा कहाँ बनाएगा? यहाँ बनाएगा। दिख रहा है तुमको? यस है ना? फिर सातवां कहाँ बनाएगा? फर्स्ट आठवां कहाँ बनाएगा? सेकंड है ना? कितने अपडेट डोमेन ले लेगा वो? 5 अपडेट डोमेन के अंदर तुम्हारा बनाएगा। और कितने फॉल्ट डोमेन लेगा? 3 मतलब 3 डिफरेंट रैक्स, हर रैक के अंदर वो डिफरेंट अपडेट डोमेन में डालेगा। यस अब अगर गलती से एक सर्वर भी बैठ गया, मान के चलो ये सर्वर तुम्हारा बैठ गया, ये फिजिकल सर्वर है, ये बैठ गया, कोई फर्क नहीं, तुम्हारा अभी भी 19 इंस्टेंस चल रहा है। यस मान के चलो पूरा रैक बैठ गया, तो तुम्हारा 3 सर्वर गया, बट नो वरी, अभी भी तुम्हारा 19 इंस्टेंस 16 इंस्टेंस चल रहा है, करेक्ट ना? यस मान के चलो माइक्रोसॉफ्ट ने पैच अपडेट मारा, ये तीनों सर्वर बंद हो गए यहाँ पे, फिर भी तुम्हारा बाकी सर्वर पे चल रहा है। समझ में आ गया? यस राइट? तो ये अब कैसे कैसे रिडंडेंसी दे रहा है? जियोग्राफिक रिडंडेंसी पॉसिबल है अगर 2 फ्रेंडली कंट्री है तो, यस नहीं तो विद इन द रीजन आप एक रीजन से दूसरे रीजन में डेटा आप अपना भेज सकती हो, करेक्ट? यस दूसरा, आप विद इन द अवेलेबिलिटी जोन अपना डेटा कॉपी कर सकती हो। यस तीसरा, विद इन द डेटा सेंटर भी आप रैक्स भी डिफाइन कर सकती हो, करेक्ट? यस राइट? अब इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलता है कि आप ये भी बता सकती हो कि हमारा जो, अगर मान के चलो सर्वर है, वो सर्वर आपस में एक दूसरे से बिल्कुल एक ही साथ कनेक्टेड है, करेक्ट? यानी कि तुम बता सकती हो कि हमारा सर्वर प्लेसमेंट कैसे लेगा। सर ये अवेलेबिलिटी सेट AWS में नहीं है ना? नहीं, नैना शौर्य का उससे बोलो चैट से या दूसरे वाले फोन से, बार बार इस पे फोन मत करे। प्लेसमेंट ग्रुप में क्या होता है कि तुम क्या बोल सकती हो कि यार डियर मिस्टर माइक्रोसॉफ्ट, आप मेरे को एक सर्वर दो, बल्कि 2 सर्वर दो, मेरा सारा दोनों सर्वर आपस में एक ही लोकेशन पे होने चाहिए, ठीक है?
इन लोकेशंस में जब भी मैं सर्वर बनाऊं, इन्हीं 2 हार्डवेयर पे मेरा सर्वर बने। अच्छा, ओके। करेक्ट। आप कोई इधर मत बना देना, इस साइड मत बना देना कि पता चला एक सर्वर यहाँ बना दिया, दूसरा सर्वर यहाँ बना दिया। एक ही रीजन, एक राइट। ही अब तुम जगह। देखो कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं ना, जैसे कि तुम्हारा वो जो क्या बोलते हैं उसको, ट्रेडिंग वाला जो शेयर मार्केट का एप्लीकेशन होता है, उसमें तो एक नैनो सेकंड का भी अगर तुम्हारे लेटेंसी आ गया ना, तो तुम्हारा शेयर करोड़ों में डूब सकता है। करेक्ट। क्योंकि रियल टाइम एप्लीकेशन वहां चाहिए, बिल्कुल रियल टाइम डेटा चाहिए। तो उस तरह का एप्लीकेशन तुमको कहाँ होस्ट करना चाहिए, ऐसा जिसके बीच में दो एप्लीकेशन के बीच में मान के चलो फ्रंट एंड एक सर्वर पे रख दिया, बैक एंड एक पे रख दिया, और फ्रंट एंड से बैक एंड में डेटा जाने में 3 मिनट लग रहा है या 3 सेकंड लग रहा है, तो बहुत लेटेंसी हाई है ना। यस। तो हम चाहते हैं कि यार अगर आपस में एक ही लैन से कनेक्टेड होंगे तो वो फटाफट चला जाएगा, विद इन अ सेकंड चला जाएगा। यस। है ना। तो इसके लिए तुम अब माइक्रोसॉफ्ट को यह भी बता सकती हो कि आप मेरे को मेरा सर्वर एक स्पेसिफिक हार्डवेयर पे बनाए, वो हार्डवेयर जो आपस में कनेक्टेड हो। ऐसा मत करे कि एक सर्वर नीचे वाली बिल्डिंग में हो, एक सर्वर ऊपर वाली बिल्डिंग में हो। क्लियर। यस यस। तो क्या क्या आर्किटेक्चर हो गया हमारे पास, जियोग्राफी और रीजन, अवेलेबिलिटी जोन, सेट, हम रीजनल रिडंडेंसी दे सकते हैं, हम जोनल रिडंडेंसी जोनल, दे सकते हैं, हम अवेलेबिलिटी सेट भी दे सकते हैं। यस, है ना। हम अवेलेबिलिटी सेट भी दे सकते हैं, हम प्लेसमेंट ग्रुप भी बना सकते हैं। ओके। तो ये पूरा जो आर्किटेक्चर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये कौन सा आर्किटेक्चर है, अवेलेबिलिटी जोन और अवेलेबिलिटी आर्किटेक्चर। ठीक है। आर्किटेक्चर। कल हम लोग इस पे लैब करेंगे। लैब, ओके। ठीक है ना। यस सर।